जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे ये 32वीं मुलाकात है। 32nd। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कोरोना के हिफाजती इकदाम पे अमल कर रहे होंगे। रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा होगा। आजकल तो रोज़े वैसे भी ठंडे हैं क्योंकि फ़ज़ा में पोल्यूशन नहीं है। अक्सर फैक्ट्रीज बंद हैं, ट्रैफिक भी तकरीबन बंद है। एयर ट्रैफिक भी बहुत बड़ा सबब है पोल्यूशन का। फ़ज़ा भी धुली धुली है और उतनी गर्मी नहीं है जितनी पिछले रमज़ान में थी। खैर, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खुश रहें। मस्कत अब ब्रांच में माहौल बिल्कुल चेंज हो गया था। पाकिस्तानी स्टाफ जो डेपुटेशन पे था यूबीएल का, वह आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो गया और उसकी जगह अरबी लोग ओमानाइजेशन के रिज़ल्ट में बैंकों में आना शुरू हो गए। अब जो लोकल रिक्रूट थे मुझ जैसे, उनकी छांटी भी इस तरह शुरू हुई कि जो किसी फ्रॉड के ज़ुमरे में, डिसोबीडियंट, लथार्जी वाले, लेट कमिंग, मिसबिहेव, इस तरह एक कैटेगरी बना के लोगों को फारग किया जाने लगा। जो यूबीएल वाले थे वो एक सर्टन पीरियड के लिए डेपुटेशन पे आते हैं, कुछ लिंगर ऑन करते थे, लेकिन अब गुंजाइश ख़त्म हो गई थी। बीसीसीआई का कोलैप्स हो गया। ये अफ़गान वार के दौर की बात है। ज़ियाउल हक साहब के, जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे, आगा हसन आबदी उनके दोस्तों में से थे। जितनी ट्रांजैक्शन अफ़गान वार की थी सुना वो बीसीसीआई से होती थी और बीसीसीआई दुनिया का वाहिद बैंक था जिस इलाके में कोई बैंक या ब्रांच नहीं थी वहाँ बीसीसीआई था। आगा साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उनके मुतल्लिक मशहूर है कि वो फैसलाबाद की किसी ब्रांच में थे, वहाँ सैकड़ों का चेक आया, उन्होंने ओवरड्राफ्ट दे दिया। उस वक़्त कोई 10-12 हज़ार का था। उनके लाइट अकाउंट्स भी थे सैकड़ों के। जब स्टेट हेड ऑफिस में गई तो हेड ऑफिस नाराज़ हो गया कि आपने उनको ओवरड्राफ्ट क्यों दिया है। तो आगा हसन आबदी साहब को हेड ऑफिस में बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आपने ओवरड्राफ्ट पार्टी को दिया है, आप इसे 2-3 दिन में एडजस्ट करवाएं। आगा साहब सैगलों के ऑफिस में गए, उनको सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा जी मेरी मुलाजमत का मसला है, आप रिस्पेक्टेबल हैं, मैंने आपका चेक पास कर दिया, ओवरड्राफ्ट कर दिया, आप इसे एडजस्ट करवा दें। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब कल आना, हम मैटर सॉल्व कर लेंगे। आगा साहब अगले दिन गए, उन्होंने कहा जी ये आप अमाउंट लें और हमारा ओवरड्राफ्ट एडजस्ट करें। एक काम और करें कि इस बैंक से रिज़ाइन करें जिस बैंक में आपकी और हमारी इज्जत नहीं है। तो आगा साहब ने कहा मुझे क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि आप बैंक से रिज़ाइन करें, अगला काम हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। सुना कि आगा साहब ने वापस जाके ओडी एडजस्ट करवा दी और बैंक से रिज़ाइन कर दिया। अब वो सैकड़ों के पास चले गए, उन्हें कहा कि जी अब आप बताएं मैंने क्या करना है, मेरी तो जॉब थी। उन्होंने कहा फ़िक्र ना करें, 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान में एक नया बैंक खुलेगा जिसका नाम होगा यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान, आप उसके इंचार्ज होंगे। इस तरह यूबीएल की बुनियाद रखी गई और यूबीएल की ब्रांचें ऐसे खुली जैसे पंचर लगाने वाली दुकान होती है या पकौड़ों की दुकान होती है। कोई डेकोरेट नहीं भी किया गया, कैशियर बिठा दिए, मैनेजर बिठा दिए, सेकंड ऑफिसर बिठा दिए,
आज की तरह की डेकोरेशन नहीं होती थी ब्रांचों की। देखते देखते यूबीएल एक बहुत बड़ा पौधा बन गया, एक छोटे से दरख्त से बहुत बड़ा पौधा बन गया। अब भट्टो साहब का दौर आता है, बैंक नेशनलाइज होते हैं। ये नेशनलाइजेशन ने पाकिस्तान का बहुत बेड़ा गर्क किया है। मुझे याद है जब मैं डीसी ऑफिस में था तो राइस हस्किंग मशीन्स उनके परमिट थे, बल्ब परमिट पे थे। आजकल की पौध को नहीं याद, बल्ब परमिट पे थे, साइकिल परमिट में मिलती थी। चीनी आटा तो नॉर्मल बात थी, लाइन लगी होती थी डिपुओं के बाहर। वो बीको साइकिल की फैक्ट्री जिसे चूहन लाई स्पेशल देखने आए थे कि ये कौन सी फैक्ट्री है, वो भी फैक्ट्री कुमियाली गई और इनका बेड़ा गर्क हो गया। वो सियासी तौर पे भी अच्छा दौर नहीं था। लाहौर से लड़कियां अगवा होती थी बसों से। गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब गवर्नर थे और बरामद पेशावर के गवर्नर हाउस से होती थी। अब लोगों को ये याद नहीं है। लाल किले में तालिब इल्मों पर तशद्दुद किया जाता था, दिलाई कैंप बना हुआ था। आज जो मीडिया आज़ादी मांग रहा है, उस वक़्त किसी को बात करने की आज़ादी नहीं थी। फिर स्टूडेंटों को 10 पैसे की रियायत दे के उनका बेड़ा गर्क किया गया, ट्रांसपोर्टरों को परेशान किया गया, कई बसें जल गईं, आग लगी। ये उनका अच्छा इकदाम नहीं था। एटॉमिक बम की जो उन्होंने बुनियाद रखी, डेट वाज एप्रिशिएबल। बाकी जो सिस्टम उन्होंने किया कम्युनिज़म की तरफ, सोशलिज़म की तरफ, रोटी कपड़ा और मकान की तरफ, वो कुछ कामयाब नहीं हुआ। मैं उस एज में बड़ा इंटरेस्ट लेता था और मेरी फेवरेट थी उस वक़्त पीपीपी। मुझे याद है कि नूरुल अमीन साहब मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके हैं, नसरुल्लाह साहब हुक्के वाले, शायद मेरा बावलपुर बावल नगर से तल्लक था, और भट्टो साहब, उनको मैंने 10 फुट के फासले से देखा हुआ है। हमारे इधर मॉडल टाउन में अब वहाँ पे जीटी सर्जिकल वालों की अकामोडेशन है, वहाँ एक 8-10 कनाल का आता होता था, वहाँ पे इज्तिमा था, हम लोग भी गए थे। हमें बहुत करीब से उन्हें देखने का मौका मिला। उस वक़्त अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी और पूरे पाकिस्तान में 7 सितारों का शोर होगा था। आजकल तो चीनी की कीमत 30 रुपये किलो भी बढ़ जाए तो कोई नहीं पूछता। उस दौर में शायद 1 आना चीनी की कीमत बढ़ी। मलक अमीर मोहम्मद ख़ान गवर्नर थे मगरबी पाकिस्तान के, तो उन्होंने अगले दिन इन लोगों का इजलास बुलाया। सारे नुमाइंदे आके, चीनी वाले बैठ गए, ताजर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं किसी को कहा। वो इजलास में 5 मिनट लेट आए और उन्होंने अपनी दाएं मूंछ को सिर्फ ऐसे करके बल दिया बस। और नुमाइंदों को पता था कि हमारी मुलाकात चीनी की महंगाई की वजह से। यकीन करें, ये सिग्नल गया और अगले दिन चीनी की कीमत पुरानी प्राइस पे वापस आ गई। ये होते थे हुक्मरान, ये होती थी गवर्नेंस। हमारे सियासी हुक्मरानों ने अपने छोटे छोटे ज़ाती फ़वाइद के लिए मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। क्योंकि हम भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, हम भी शहरी हैं, हम भी वोट देते हैं, हमें भी बात करने का हक है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं वोट को एक चिट्ठी का नाम देता हूँ कि मैं आज तक जितनी 4-5 दफ़ा चिट्ठियाँ लिखी हैं, चिट्ठी से मुराद वोट डाला है, आज तक वो चिट्ठी मेरे साजन को नहीं मिली। या वो संदूकड़ी में से किसी ने निकाल ली है, या लिफाफे में निकाल के और डाल दी है, या उस पर एड्रेस बदल दिया है। बार तो जिसको मैंने वो चिट्ठी डाली है ना, उसको आज तक नहीं मिली। वो चिट्ठी पढ़ता, मेरा हाल दिल जानता, मैं उसकी सजनी होती, वो मेरा साजन होता।
आज मेरा मुल्क भी खुशहाल होता, मैं भी खुशहाल होता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। चलें, अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।